नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो पाम का स्ट्रक्चर, कलर ऑफ द पाम, स्किन की क्वालिटी, प्लेसमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर एंड द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स और रिस्ट पर बनने वाली जो लाइंस, रेखाएं, कुछ विजिबल लाइंस, कुछ फाइन लाइंस। और फाइन लाइंस देखिए, यहाँ पर हम लोग अपने दृष्टिकोण से देख करके उसका प्रेडिक्शन करते हैं, हालांकि वो फाइन लाइंस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देती। लेकिन हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वो बहुत सा फाइन लाइंस के ऊपर भी होता है, जिसे कि हम बहुत अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके आपको बताते हैं। और इस तरीके से एक वीडियो का प्रेडिक्शन होता है, यानी एक वीडियो में हम जो आपके हाथ का प्रेडिक्शन करते हैं वो उस आधार पर होता है। साथ में यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दूँ कि हम हाथ की प्रेडिक्शन करते समय हमेशा दोनों हाथों को कंसिडर करते हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि हम वीडियो एक हाथ पर बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपके दूसरे हाथ को, जिसे हमने लेफ्ट हैंड का, उसको हम कंसिडर नहीं करते। उन दोनों हाथों को देखने के बाद जब दोनों हाथों से कोई भी चीज़ या प्रेडिक्शन कंफर्म होता है तो उस प्रेडिक्शन को हम फिर यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में ध्यान में रखनी है। अब देखिए, जब भी हम किसी पाम का प्रेडिक्शन करते हैं तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये आपका पाम का स्ट्रक्चर है जो स्क्वायरिश शेप का है। अब देखिए, स्क्वायरिश शेप का जो पाम होता है उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जो आपको लाइफ में आप जो एफर्ट्स करते हैं उसके प्रोपोर्शनल आपको सक्सेस नहीं मिलती। यानी कि सक्सेस कहाँ मिलती है? एफर्ट्स के साथ में यदि आपका लक भी फेवरेबल हो तो ही आपको सक्सेस प्राप्त होती है। तो ये एक ड्रॉबैक है इस हाथ का कि इसके अंदर आपके कर्म का कोई प्रभाव आपके लाइफ पर पड़ता नहीं है। यानी आप कुछ भी प्लानिंग कर लें, कुछ भी मेहनत कर लें, अगर उस टाइम फ्रेम में लक आपका फेवरेबल नहीं है तो काम नहीं होगा, और लक फेवरेबल है तो काम होगा। यानी कि आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं रहती। सेकेंडरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके की शेप हो जाती है जिसे हम रेक्टेंगल शेप कहते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके एफर्ट्स की वैल्यू होती है। तो ये एक मेन डिफरेंस है इस तरीके के पाम में, यानी कि स्क्वायरिश पाम को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब देखिए, निश्चित तौर पर जब आपके एफर्ट्स का कोई आपकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ रहा तो निश्चित तौर पर आप भाग्य के भरोसे हो गए। तो ये भाग्य जो है वो आपका हॉरोस्कोप में 9th हाउस से और हाथ के अंदर आपकी फेट लाइन से देखा जाता है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो को मैं आपको समझाऊं उससे पहले प्लैनेट्स की पोजीशन आपको बता देता हूं कि ये प्लैनेट होता है आपका मून, ये प्लैनेट होता है आपका वीनस, ये होता है आपका इनर मास, ये होता है जुपिटर, ये होता है सैटर्न, ये होता है सन, ये होता है मरकरी, ये होता है आउटर मास, और सेंटर ऑफ द पाम जो है वो होता है आपका राहु, और इसके नीचे जो इस तरह की ये आकृति बनती है ये होता है हमारा प्लैनेट केतु। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आपके समझने के लिए है वो ये है कि इस कलयुग के अंदर राहु का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। और राहु का प्रभाव इसलिए महसूस किया जा रहा है कि क्योंकि जो हमारे पुराने संस्कार थे, यानी हमारा जो रहने का जो तरीका होता था, उनके जो संस्कार होते थे वो उस समय में इस तरीके से थे कि राहु उसमें बैलेंस रहता था। इस तरीके के हमारे घर के अंदर एक्टिविटीज़ और इस तरीके की हैबिट्स और डिसिप्लिनरी मेथड्स थे जिनकी वजह से राहु मेंटेन रहता था। लेकिन जैसे जैसे हम कलयुग में आगे बढ़ते चले गए, हमने अपने संस्कारों को छोड़ा, अपने रीति रिवाजों को छोड़ा और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जैसे जैसे बढ़े तो इस राहु की एनर्जी को, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है, मैलेफिक प्लैनेट है, इस एनर्जी को कंट्रोल करना हम भूल गए। यानी कि ये कैसे कंट्रोल होती है, आज मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो है उनको मालूम नहीं है कि राहु की एनर्जी को हम कैसे मेंटेन करें। अब देखिए, राहु की एनर्जी को मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निकली भी आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ द पाम में राहु की एनर्जी है, और अब अगर राहु खराब होता है तो इसके सराउंडिंग सारे प्लैनेट्स हैं। इसलिए यहाँ से किसी भी एनर्जी को, राहु की नेगेटिव एनर्जी को मान लीजिए यहाँ क्रिएट होती है, उसको किसी भी प्लैनेट से कंसर्न करने में बहुत कम समय लगता है। यानी कि बहुत जल्दी किसी भी प्लैनेट से ये एसोसिएट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द आपकी प्लैनेटरी पोजीशन। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं दूसरी चीज़ समझाऊँ, अगर आप खुद समझिएगा कि यदि इसमें ये आपका मून है और मून को जुपिटर के साथ कंजक्ट होना हो
तो आपकी एनर्जी को फ्लो जो है आपका इतना लंबा फ्लो चाहिए, यानी कि ये किसी भी तरीके से जाए, पर यहाँ पर एनर्जी को चलने में बहुत समय लगता है, यानी ये कंजक्शन में उसका प्रभाव इतना धीमे होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन जो राहु की एनर्जी है ये बहुत फास्ट किसी भी प्लेनेट को अपने कब्जे में करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हमारे पामिस्ट्री के अंदर जितने भी योग हैं या एस्ट्रोलॉजी में जितने भी योग हैं वो खराब योग जिन्हें हम कहते हैं, चाहे वो गुरु चंडाल योग हो तो राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, यदि वो पितृ दोष हो तो राहु और सन का कॉम्बिनेशन है, यदि वो पिशाच योग हो तो राहु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, यदि वो अंगारक योग हो तो राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जीवन में कालसर्प योग हो तो राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मीन्स द इफेक्ट ऑफ द राहु एंड केतु। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि राहु की एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम प्रीवियस लाइफ की बात करें तो प्रीवियस लाइफ को मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपके समझ में आ जाएगा कि पिछले जीवन का राहु से क्या संबंध है और किस तरीके की ज़िंदगी आपने पीछे जी है और क्या आपके अचीवमेंट्स हैं और कहाँ आपको परेशानी हुई, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम पीछे लाइफ में जाते हैं तो देखिए, मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये एज जो होती है वो 21 होती है, ये एज जो होती है 42, फिर 63 और इस तरीके से आगे ये 80 के आसपास की ये उम्र बनती है। अब क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो हमारा टेक्निक अलग है, वो लैपटॉप पर हम लोग करते हैं, लेकिन उसी चीज़ को हम यहाँ पर आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एक वीडियो बनाकर आपको देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि अगर आप देखें तो अब तक की जो आपकी लाइफ है उसके अंदर आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो आपके विल यानी आपकी इच्छा के अनुसार अधिक नहीं है। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि सीधे सीधे अर्थों में कि चाहे आपने लाइफ में कुछ भी अब तक प्राप्त किया हो, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, बिकॉज जो सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होता है उसके आधार पर सक्सेस तय होती है। सक्सेस इस बात पर तय नहीं होती कि आपने क्या कमाया है और क्या आपके अचीवमेंट्स हैं। आपके बहुत से अचीवमेंट भी हों तो हो सकता है कि आप लाइफ में फिर भी सक्सेसफुल नहीं मानो अपने आप को, और कई बार लोग बहुत छोटी सी उपलब्धि से भी अपने आप को बहुत सफल मानने लगते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, द सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन का जो कारक बनता है वो बनता है आपका मून, यानी कि मून जब तक स्टेबल होता नहीं है और आपके शरीर में एक सुकून नहीं आता तब तक आपके शरीर में एक बेचैनी रहती है और आपको एक परेशानियां रहती है, या ये समझ लीजिए कि इनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ कैरियर एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ लाइफ रहती है, जिसके लिए मून जो है वो बहुत भयंकर रोल प्ले करता है। अब देखिए, यहाँ पर राहु को मैं इसलिए बार बार कंसिडर करूँगा क्योंकि राहु में क्या है आपके राहु की जो दृष्टि है वो एक्चुअल में इस तरीके से है कि आपको सबसे ज़्यादा उसने प्रभावित किया है। देखिए, राहु की दृष्टि जो होती है वो 5, 7 और 9 होती है। अब इसमें 5, 7, 9 के अंदर आपके कौन कौन से हाउसेज आए आप उसको गौर कीजिएगा। उसमें एक तो आ गए आप खुद, यानी आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद जिसे नेम फेम एंड मनी कहते हैं। सेकेंडरी आपका आ गया गेन, और थर्ड आया आपका भाग्य यानी फेथ, यानी कि 5th हाउस का राहु आपके लग्न को दृष्टि कर रहा है, आपके गेन को दृष्टि कर रहा है 11th हाउस को, और साथ में 9th हाउस को कर रहा है जो कि भाग्य का हाउस है। और यहाँ पर जो आपके भाग्य लाइन जो यहाँ पर फेट लाइन है उसके जो पॉइंट बनते हैं वो इतने कम है, यानी कि लगभग 21 है, जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति के भी ये 28 होते हैं, यानी इतना आप पीछे चल रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब तो ये हो गया, समझने वाली बात यहाँ पर ये हो गई कि हम भाग्य से मात खा रहे हैं। और भाग्य से क्यों मात खा रहे हैं? क्योंकि राहु की दृष्टि उसके ऊपर है। तो यानी राहु, मैलेफिक राहु की वजह से आपको लाइफ के अंदर अब तक जितनी परेशानी उठानी पड़ी उसका प्रमुख कारण यही है। दूसरी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो है सैटर्न की। सैटर्न आपकी जो सिचुएशन यहाँ पर हाथ के अंदर दिखाता है उसके अंदर, मैं अभी इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब ये जो सैटर्न है, ये प्लैनेट जो है, इसका प्रभाव जो है वो ये है कि ये आपको एक बार, यानी आपने बहुत, जैसे मान लीजिए आप इतनी ऊंचाई पर चढ़े तो ये एक स्टेज ऐसी आएगी
यानी जो 50s में आती है ये स्टेज नॉर्मली, यानी कि 50 से स्टार्ट हो जाती है, 51, 52, 48, 51, 52। यहाँ से ये व्यक्ति को इतना ज़बरदस्त तरीके से गिराती है कि व्यक्ति जहाँ से उठता है वहाँ से भी ये नीचे चला जाता है, यहाँ चला जाता है। ये इस सैटर्न की, यानी जो सैटर्न आपके हाथ में बन रहा है उसका ये है कि ये व्यक्ति को, साथ में ये व्यक्ति को इतना कर्जदार बना देता है कि आप सोच नहीं सकते कि आप अगर आपको, मतलब आप बिल्कुल कसम खा लें कि मैं कभी भी जीवन में लोन या कर्ज या लायबिलिटी से बच के रहूँगा, लेकिन ये आपको कभी बचने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर सैटर्न आपको लायबिलिटी के लिए कर्ज बहुत आसानी से मुहैया करा देता है, और इसलिए आप लगातार कर्जदार भी बनते रहते हैं, जिसे बाद में एक भयंकर लायबिलिटी के रूप में आपके जीवन में आपको फेस करना पड़ता है। तो ये एक पॉजिटिव भी है, कई बार हमें कोई चीज़ ज़बरदस्ती प्राप्त हो जाए तो वो भी हमारे सिर के ऊपर चढ़ जाती है। इस तरह की भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर सन जो है आपका, वो जो सन है, ये आपका सन जो है ये बहुत डाउन स्थिति का सन है, यानी कि इसका प्लेसमेंट जो है वो 8th हाउस की तरह है, यानी कि सन, व्हेन सन इज इन 8th हाउस, तो सूर्य के इसका 8वें भाव में बैठते ही व्यक्ति को नेम, फेम और मनी, ये जो 3 चीज़ें हैं इसके अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। यानी व्यक्ति को उसकी पर्सनैलिटी के आधार पर यश, कीर्ति और पैसा, ये तीनों ही चीज़ें प्राप्त नहीं होती। अभी देखिए मनी, अभी देखिए मैं थोड़ी सी नेगेटिव बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि हाथ में क्या आप पहले अगर कर लेते तो आज आप कहाँ होते हो, या अब आप कर लेंगे तो आगे आप कहाँ होंगे। उसके मैं अभी 2 महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन आपके समझ नहीं आएगा। बात इतनी है कि प्रीवियस लाइफ आपकी ठीक नहीं है, यानी यू आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड में आपकी माइंड लाइन का जो पोजीशन है दैट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, यानी कि जीवन में स्ट्रेस के साथ में आपको स्पाइनल कॉर्ड से प्रॉब्लम भी आएगी, यानी कि आपको फ्रॉम शोल्डर टू बैक, नीचे तक में कहीं ना कहीं पेन एवरी टाइम रहेगा। क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में इस तरीके का हाथ होता है और उसकी ज़िंदगी के अंदर एवरी टाइम उसको स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड किसी भी जगह पर दर्द, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे वो साइटिका हो, चाहे वो ऐसे तरीके के जो भी रोग होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होते हैं, वो आपको ज़रूर होंगे, और उसके लिए आपको परेशानी भी उठानी पड़ेगी। तो आपको एक नियमित तौर पर कुछ अच्छी एक्सरसाइज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की करनी चाहिए, नहीं तो ये आपको कभी कभी ऑपरेशन की स्थिति तक भी पहुंचा देते हैं। इसलिए इसमें सावधानी बरतने की आपको सख्त ज़रूरत है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप देखें कि ये आपका, देखिए लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, और ये आपकी हार्ट लाइन है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसमें इस तरह का ये जो लाइन बन जाती है, ये चंद्रमा की नेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। यानी मून जो है आपका वो इनस्टेबल हो जाता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मून का इनस्टेबल होना व्यक्ति के जीवन में फोकस्ड वे से, और इसका कंसर्न जो है वो, इसका कंसर्न राहु की तरफ है, क्योंकि ये लाइन इस तरह का क्रिएशन राहु की एनर्जी के साथ में मून की एनर्जी का कंजक्शन बताता है। यानी राहु और मून की स्थिति एक साथ हो जाती है, यानी राहु आपको पूरी ज़िंदगी इल्यूजन क्रिएट करता है, आपको भ्रम की स्थिति में रखता है। यानी आप जो भी आपने अब तक डिसीजन लिए, अगर आप उनको ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कई बार ये शब्द बोले होगा कि यार मैं कितना बेवकूफ़ था जो वो डिसीजन मैंने किया। तो ये स्थिति तब क्रिएट होती है जब राहु और मून का कंजक्शन होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो राहु है, इसको जितने भी प्लैनेट्स से इसका कंजक्शन है, इसको स्पिरिचुअली और एस्ट्रोलॉजिकल मेथड से ब्रेक करना पड़ेगा, और जिसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा कि ये किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले टेक्निकली आपको ये समझना है कि राहु के साथ जो भी प्लैनेट एसोसिएट है, चाहे वो मून हो चाहे वो सन हो, उनको हमें इसका एसोसिएशन जो है राहु से ब्रेक करना है, और राहु को इस तरीके से एक तरह से सर्कल्ड कर देना है कि इसकी एनर्जी किसी भी प्लैनेट के साथ एसोसिएट ना हो, जिससे कि हमें जीवन में उन प्लैनेट से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें क्या है कि आप मनी जो पैसा कमाते हैं, अब मनी ट्रायंगल का क्लियरेंस ना होना इस बात का इंडिकेशन है कि मनी ट्रायंगल क्या होता है
कि एक तरीके का मनी ट्रायंगल का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पैसे वाले होंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास संचित धन नहीं है। संचित का मतलब क्या होता है, इसका भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में इसका मतलब सिर्फ इतना और इतना होता है कि आपकी ज़िंदगी इस तरह की हो जाए, जब मनी ट्रायंगल क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो उस स्थिति के अंदर, अभी कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसको भी मैं समझाऊंगा कि जब ये स्थिति बनती है तो आपका चिंतन पैसे के बारे में ख़त्म हो जाता है, चाहे आप 1 रुपये कमाएं, चाहे आप 1 करोड़ रुपए कमाएं। अब इसमें क्या है कि जब भी आपकी फेट लाइन इस तरह से जाती है, माइंड लाइन इस तरह से जाती है और यहाँ से एक रेखा इस तरह से जाती है, तो ये जो ट्रायंगल बनता है इसे मनी ट्रायंगल कहते हैं। ये आपका किसी भी तरीके से अभी क्लीन नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाई कि देखिए, इसी के नीचे अगर मैं बात करूं, अगर आप गौर करें तो यहाँ से ये आपकी फेट लाइन जाती है, जो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्रोकन कंडीशन की फेट लाइन है। इसका मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर, यहाँ पर जो सैटर्न है, सैटर्न की वजह से, आपका राहु की वजह से जो आपका उसकी वक्र दृष्टि, जो आपकी राहु की दृष्टि जो आपके 9th हाउस पर है और उसकी वजह से साथ में ये ब्रोकन है, तो आप देखेंगे कि भाग्य ने बहुत ज़्यादा कभी, अच्छा ये ना होती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब इसका समय तो निकल गया है, वो समय भी चला गया, वो उम्र भी चलेगी। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं, वो अगर हम खड़े हैं इस जगह पर इस तरीके से, यानी कि इस रेखा के साथ में, क्योंकि इससे पहले की जो रेखा थी वो लाइफ ख़त्म हो गई, यानी हम वो समय बीत चुका, इसलिए उसके बारे में बात करने का कोई मतलब निकलता नहीं है। अब आगे क्या है, आगे अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हॉरोस्कोप के अंदर क्या होता है या पाम के अंदर क्या होता है, क्योंकि कभी जीवन में हम लोग क्या करते हैं कि जब बहुत परेशानी आए या कभी हमें किसी चीज़ से संबंधित कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो ही हम कभी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट से संबंध बनाते हैं, यानी उससे हम पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 2 योग आपके हाथ में इतने अच्छे थे कि अगर वो योग आप पहले एप्लीकेबल कर लेते तो शायद आपको ज़िंदगी के अंदर इतना बेहतर लाइफ चली जाती। उसका 2 प्लस पॉइंट आपके क्या है, 1 इज़ योर थंब। ये थंब जो है, दिस इज़ द हायर क्वालिटी थंब। मतलब देखिए, इन 4 उंगलियों के कंपैरिजन में ये थंब बिल्कुल अलग है। यदि हम इन उंगलियों को अलग करते हैं और थंब को अलग दिखाएं तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये एक ही हाथ का उंगली और थंब है। यानी थंब में आपको पूरी पावर भगवान ने भेज दी, लेकिन इसका सदुपयोग आप अपनी लाइफ में कर नहीं सके, क्योंकि ये सदुपयोग, और ख़ास तौर से देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो थंब बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं जब हाथ को फैलाने पर ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है, ये बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ में अगर इस थंब को आप यहाँ पर नज़दीक लाएंगे तो ये भी इस वाले स्थान से आपका थंब यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से शेप में आ जाएगा, यानी कि ये वाली क्वालिटी, ये भी स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो यानी सारा खेल जो है वो आपके ऊपर डिपेंड हो गया। यानी थंब जिसका स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति अपने जीवन को खुद बदलता है, यानी भाग्य के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे। अब आप कहेंगे कि थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि भाग्य से आपकी ज़िंदगी चलेगी, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब उसको टर्नओवर यानी उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसके लिए आपके हाथ के अंदर कुछ चीज़ें भगवान ऐसी देते हैं कि यदि आप उस बात को समझ जाओ तो ये सब चीज़ें आप बदल सकते हो, अन्यथा साधारण स्थिति में संभव नहीं है। देखिए, आपके एक योग है, उसको बोलते हैं डिज़ायर और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, इसका मतलब हुआ आपने कोई इच्छा की और वो इच्छा पूरी हुई। अब देखिए, अगर मैं वैसे कहूँ तो ये बात कितनी अच्छी लगती है कि हम कोई भी इच्छा करें और हमारी इच्छा पूरी हो जाए, तो ये तो एक तरीके से ब्लेसिंग ऑफ द गॉड हुआ। लेकिन नॉर्मली इसी योग की वजह से लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़मीन में गिरा लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानियों में चले जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि उनको ये चीज़ पता नहीं होता अच्छी तरीके से कि हम जो सोचेंगे वही होगा। ये योग होता है हाथ में, इसमें उल्टा भी होता है, यानी आप कोई डिज़ायर करेंगे वो फुलफिलमेंट नहीं होगी, एक आप करेंगे वो फुलफिलमेंट होगी। ये 2 तरह के योग हो गए। अब आप डिज़ायर कर रहे हैं और वो फुलफिलमेंट नहीं हो रही है अगर, तो उस समय में आप जो भी इच्छा करते हैं तो आपको इच्छा करनी बंद करनी पड़ेगी, आपको इच्छा किसी और के रूप में देखनी पड़ेगी। हालांकि वो योग नहीं है, यहाँ पर आपका योग है कि आप जो इच्छा करेंगे वो इच्छा पूरी होगी। अब होता क्या है कि राहु के मैलेफिक होने की वजह से राहु क्या करता है कि आपके मस्तिष्क यानी चंद्रमा को अपने प्रभाव में लेकर एक इल्यूज़न क्रिएट करता है, और उस इल्यूज़न के आधार पर आप डिज़ायर बना लेते हैं और वो पूरी भी हो जाती है, लेकिन वो डिज़ायर पूरी होना आपके लिए नुकसानदेह कर देता है, क्योंकि एक्चुअल में जो आप डिज़ायर कर रहे होते हैं वो आपकी
इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है, आपके नुकसान के लिए होती है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता क्योंकि राहु का इल्यूजन, राहु का भ्रम आपको ये पता ही नहीं चलने देता कि आपको इच्छा करनी क्या है। साथ में जब नेगेटिविटी आती है तो आप दिमाग में ये सोचने लगते हैं कि यार यहाँ तो मुझे नुकसान हो जाएगा, यहाँ तो ये हो जाएगा, यहाँ तो ये हो जाएगा, और जैसे जैसे आप सोचते हैं वैसा वैसा आपके साथ घटित होता हुआ चला जाता है। तो इस योग को बहुत संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि इसी योग की वजह से पुराने टाइम में लोग कहते थे कि मुंह से अच्छा बोलो, क्योंकि मुंह में कहीं भी कोई भी बात कभी भी सिद्ध हो सकती है। वो इसी वजह से कहते थे क्योंकि घर के बहुत सारे सदस्यों में 2-4 लोगों के ये योग होता था। तो उन 2-4 लोगों के चक्कर में हम सब लोगों को ये समझाया गया कि आपको हमेशा ऐसा करना है और ये योग आपके हाथ में बनता है। तो अगर आप चाहें तो इसी योग को एक्टिवेशन में लाके आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब उसका एक प्रोसेस है, अगर आप चाहें तो उस प्रोसेस में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हाउ यू टर्न योर लाइफ इनटू द हैप्पीनेस। सेकेंडरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्कॉर्पियो योग होता है जिसका जो आपके हाथ के अंदर है। अब वो कैसा है, वो फाइन लाइन से मैंने पता किया, क्योंकि फाइन लाइन्स को मैं यहाँ पर आपको शो करके समझाऊंगा तो आपके समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए सीधा सीधा मैं उसका परिणाम आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो का मतलब होता है बिच्छू। देखिए लगभग मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि चाहे आपको समझाने के लिए, ये मान लो उसकी आंखें हो गई, ये उसकी टेल हो गई और ये उसका आगे के डंक वो हो गए। अब आप देखेंगे कि इसका जो 3/4 ऊपर का हिस्सा होता है ये पॉइजन लेस होता है, और इसका जो 1/4 नीचे टेल होती है ये फुल ऑफ पॉइजन होती है। यह फुल ऑफ पॉइजन का मतलब अपनी लाइफ में इस योग का मतलब होता है कि इनिशियल जो आपकी लाइफ है वो इतनी पावरफुल नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए, लेकिन लेटर एज आपकी जो है 1/4 जो पार्ट है आपकी लाइफ का, जितने भी साल आप जीते हैं उसमें से, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 80 साल हो तो 60 साल के बाद आपको ये योग प्राप्त होता है। यदि आप 74 के हो, आपकी उम्र भगवान ने, हमें मालूम तो नहीं है, तो ये तो एग्जीक्यूशन जब होगा तभी उसी आधार पर हमें पता चलता है कि अब हमारी एज अब स्टार्ट हो गई, इसका हमारा 1/4 पार्ट अब। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि योग कैसे एप्लीकेबल होता है। और ये फुल ऑफ पॉइजन होता है, मतलब फुल पावर, फुल ऑफ पॉइजन यानी कि फुल पावर। इस पार्ट के अंदर कुछ ऊपर के पार्ट में कुछ भी तरह का पॉइजन नहीं होता। यदि आप इसको यहाँ से ब्रेक करके खा भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे प्रोटीन होता है। लेकिन अगर इसका टेल का पोर्शन जो है वो बहुत खतरनाक होता है और इसमें पूरी तरीके से पॉइजन भरा होता है। इट सिग्निफाई द पावर। सेम आपकी लाइफ के अंदर भी यही घटना घटित होने वाली है, यानी कि आपका जो लेटर एज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस की ओर है, क्योंकि इनिशियल एज में आपके पास इतना पावरफुल स्थिति नहीं रही। अच्छा, ये कंपैरिजन कैसे होता है? कंपैरिजन का मतलब ये है कि ये पार्ट आपका, चाहे यहाँ पर आप कुछ भी हों, फिर भी इससे बहुत बेहतर स्थिति यहाँ पर आएगी। इसका मतलब सिर्फ यही है। यानी कि कई बार हम कहते हैं कि बुढ़ापे के अंदर हमारी जो एज जब बढ़ जाती है तो हम सोचते हैं हमारी सुख सुविधाएं कम हो जाएंगी, हम काम तो कर नहीं पाएंगे, या हम सोचेंगे हमारा जीवन कष्ट में नहीं, बिल्कुल नहीं होता। जिनके ये योग होता है उनको बुढ़ापे के अंत यानी मृत्यु के अंत तक, वो लोग जब ये योग एप्लीकेबल हो जाता है उसके बाद वो व्यक्ति जीवन के अंत तक उसका पूर्णतः फ़ायदा, और यानी मृत्यु तक उनको सुख सुविधा और ऐश्वर्य और नेम फेम मनी उनके पास होती है। तो ये एक बहुत खूबसूरत योग है। हालांकि इस योग को अगर हम जवानी में एक्सप्लेन करें किसी को, 22 साल के बच्चे को, तो उसको कोई समझ नहीं आती बात, क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं ये योग कब आएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अब हम जिस एज में हैं उसमें ये योग एप्लीकेबल होना बहुत ही अच्छी बात है। दिस इज़ द गुड फॉर यू एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड फॉर यू। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब आपकी जो एज है उसमें आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो एज आपकी आ गई है, और आपके अगले जो 4-5 साल हैं वो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही शानदार जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद अब इसके बाद में आपकी लाइफ का जितना भी पार्ट है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, अगर आप मेरे हिसाब से 2 काम यदि कर लें, यानी कि इन योगों को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इन्हें एप्लीकेबल कर लें, और साथ में अब देखिए मैं यहाँ पर और एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर मैं इस लाइन को यहाँ से और यहाँ तक खींचूँ तो आप इसमें से बताइए सबसे डार्क लाइनें आपकी कहाँ पर हैं? तो आप खुद ही कहेंगे कि सर
ये पार्ट जो 1/4 वाला है इसी में डार्क पार्ट है, बाकी ये जो 3/4 है इसमें लाइन है बहुत स्लो है, यानी बहुत मिडिल एज में तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो जब आप देखें कि ये सारा सिग्निफिकेंस आपके हाथ में भी दिखाई देता है जो योग मैंने आपको बताया। देखिए लास्ट में ये 3 लाइंस बहुत ज़्यादा डार्क हैं, यानी ये अपॉर्चुनिटी लाइंस आपकी बहुत बेटर हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में, जबकि इस सेंटर पार्ट में आप देखें कोई भी बेहतरीन लाइन नहीं है, एक लाइन सिर्फ आपकी ये इनिशियल एज में है, शायद उसकी वजह वो एजुकेशन वगैरह रही होगी। रिस्ट पर आपकी बनने वाली रेखाएं इस बात का इंडिकेशन है कि योर एज इज़ अप्रोक्सीमेटली 80 ईयर्स। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी लगभग 80 साल की उम्र आपके जीवन में जीने वाले हैं। और अगर आप राहु यानी सेंटर ऑफ द राहु इस स्थान की एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं बनता कि आप जीवन में उन सब चीज़ों को प्राप्त ना करें जो कि प्राप्त होने से व्यक्ति को सुकून और आनंद और एक सेटिस्फेक्शन की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। साथ में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैरिज लाइफ जो है उसमें आपको आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, यानी कि इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू डू इट इज़ बिलो एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, तो आप इसको इस तरह से समझिएगा। साथ में अगर मैं चाइल्ड हाउस की बात करूँ तो राहु इज़ देयर एंड हैविंग नंबर मोर नंबर्स, so it is the good for your children's if you have okay। so मैं ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। इसमें मैंने वही चीज़ आपको बताई जो इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर आप इन सब चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हुए लाइफ को आगे चलाएंगे तो मैं अपने गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से आपको ये बात कहता हूँ कि निश्चित तौर पर आपके जीवन में आगे अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी के संकेत हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।